Hello. So let us start today's session. Ankush Kumar. He sent me a message. Sir, in Dehradun board, a new testing happened. Computer test between PPTT and OIR. Please make one video regarding that. So I asked him what type of computer test, please give details, and he sent me a link. So I checked up on that link and I checked up from whatever sources it was possible for me. What I could understand is that this is not a new test which has been introduced by SSB, but you see, Defense Institute of Psychological Research at New Delhi, it's an institute for psychological research. So they keep on carrying out modifications and research work on the testing pattern. All these psychological tests have been devised by DIPR only. So they plan new tests now. Maybe the OIR they may be planning as a computer-based test, a modified OIR. So to me it appears that they are doing a sample survey of the process, that when it is given to candidates, what type of response they are getting. So this type of sampling is done by DIPR, it's a research institute. So you don't get अलार्म्ड और स्केयर्ड कि सर ये क्या हो रहा है, अब ये कौन सा नया टेस्ट शुरू होने वाला है. कोई नया टेस्ट अभी शुरू होने वाला नहीं है. ये उनका रिसर्च वर्क चल रहा है और ट्रायल चल रहा है ओवर ए लार्ज सैंपल. सो देहरादून बोर्ड बीइंग नियरेस्ट टू दिल्ली, तो इसलिए देहरादून बोर्ड में ऐसा सैम्पलिंग और इस तरीके का रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कन्वीनियंटली हो जाता है. और अगर यहाँ पर उनको लगेगा कि ये सही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, जो रिसर्च वर्क उन्होंने करा है वो कैंडिडेट्स के ऊपर ट्रायल में ठीक रिजल्ट्स आए हैं, तो उसका अभी एनालिसिस होगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा और फिर एक बिगर सैंपल के ऊपर उसकी टेस्टिंग भी पॉसिबल हो सकती है कि बाकी बोर्ड्स में भी उसकी सैम्पलिंग कराएं या खाली देहरादून बोर्ड में ही कराएं. ये सब उनके ऊपर डिपेंड करेगा. तो जहाँ तक आपका संबंध है, आपको इससे परेशान होने की कोई टेंशन में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर ये क्या अब नया हो रहा है. डोंट बी अफ्रेड और डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी अलार्म, डोंट बी कंसर्न, डोंट बी वरीड. तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए. अब है किस तरीके का टेस्ट, मुझे लगता है कि वही OIR का ही कुछ उसमें कंप्यूटर बेस्ड करना चाह रहे हो. अभी तो बुकलेट होती है, उसमें आपको करना पड़ता है. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको उतने कंप्यूटर्स भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए. तो इट्स नॉट दैट इजी. अब 60-70 कैंडिडेट तो आपके स्क्रीनिंग के बाद बचते हैं, और OIR को अगर रिप्लेस करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से तो कम से कम 300 रिपोर्टिंग हो जाती है. तो 300 सर्विसेबल कंप्यूटर्स चाहिए उनको. तो ये भी एक हर्डल है, एक लॉजिस्टिक्स का डिफ़िकल्टी है. हर सेंटर पे 300 सर्विसेबल कंप्यूटर्स, फिर उनकी सर्विसेबिलिटी चेक करना, फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए, तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा काम है. अभी इतनी इजीली नहीं लगता है, बट इन दी लॉन्ग टर्म हो सकता है कि जिस तरीके से आपके JEE वगैरह और ये होते हैं, तो उन्हीं सेंटर्स पे OIR आपका हो सकता है पहले कंडक्ट करा लें. बट यू सी दीज आर ऑल अजम्पशंस. तो हम बगैर बातों इसमें दिमाग लगाएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैंने बताया कि डिफ़िकल्टीज़ हैं. सिलेक्शन बोर्ड में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की अपनी लॉजिस्टिक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी पड़ेगी. उसके लिए बजट चाहिए, पैसा चाहिए. तो इमीडिएटली अभी कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं लगता. सो डोंट बी अनड्यूली अलार्म्ड. अब
नेक्स्ट है नायब सूबेदार राशिद हमीद। तो इन्होंने एक पिक्चर भेजी है और इन्होंने एक स्टोरी भेजी है। पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं स्क्रीन पर। सर प्लीज चेक माई स्टोरी फॉर ए पिक्चर विच हैज़ 4 मेल यंग करेक्टर्स, दे ऑल आर इन द बार। तो 4 नहीं है राशिद जी, 5 करेक्टर्स हैं। They all are in the bar which have a display board of Royal Stag liquor, and out of 4, 2 are customers and 2 seem to be a server. So my story goes like this. 2 आपने कस्टमर देखे हैं और 2 सर्वर देखे हैं और एक आदमी और भी है। हर्ष वॉज ए मैथ पोस्ट ग्रेजुएट। अब आपने मुझे नहीं पता कि हीरो किसको समझ के कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को तो आपने विजुलाइज ही नहीं करा, उसमें देखा ही नहीं। Harsh was a math postgraduate and only male member of his family. He has 3 younger sisters and mother and grandmother. His father was no more. तो आप स्टोरी की बिगनिंग में ही करेक्टर्स फैमिली वगैरह को लेकर आ रहे हैं और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी की तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ही हैड यंगर सिस्टर, मदर एंड ग्रैंड मदर, मतलब तीनों फीमेल हैं। और आप मैथ्स पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो हीरो है वो मैथ्स पोस्ट ग्रेजुएट है, तो सिस्टर हो सकता है ग्रेजुएट तो होगी और मदर भी कुछ तो काम करती होगी। चलो, ग्रैंड मदर इज ओल्ड। हिज फादर वॉज नो मोर, दिस इज योर परसेप्शन। आपने पिक्चर में फादर को इंट्रोड्यूस करके और दिखाया कि फादर इज नो मोर, तो कोई रिक्वायरमेंट ऐसी थी नहीं इतनी इसमें नेगेटिविटी ऐड करने की। पिक्चर खुद ही थोड़ी सी नेगेटिव पैटर्न पे है, लेकिन अब आपने लिया है कि जी फादर की भी डेथ हो गई। फादर दिखाया नहीं है पिक्चर ने, आपने इम्पोर्ट करे हैं और फिर बोला कि उनकी डेथ हो गई, ये दिखाने के लिए कि हीरो के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मदर और सिस्टर को भी आपने लायबिलिटी की तरीके से प्रेजेंट करा है। ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही है कि बाकी सब मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली द हीरो इज डूइंग। तो ये आई मी माई सेल्फ, जो हीरो का सेल्फ प्रोजेक्शन आप कर रहे हो, दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। बट ही हैज़ एन एम्बिशन टू क्लियर स्टेट PCS एंड ऑल्सो टू सपोर्ट हिज फैमिली। हाँ, ये थॉट ठीक है। तो बिना पिताजी को मारे और बिना माताजी को और बहन जी को लाचार दिखाए भी ये काम कर सकता था। ठीक है, पिताजी मरते तभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। पिताजी के रहते भी अगर उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रॉब्लम ना भी आए तो आपको 20 साल के हो गए, एडल्ट हो गए 18 में, 2 साल और ले लो, 20 के आप हो गए, तो क्यों भाई, पिताजी की डेथ होगी तभी आप कमाना शुरू करोगे, तभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ठीक है, आप हीरो की ये सोच बता रहे हैं और हीरो को ये दिखा रहे हैं कि पिताजी की डेथ हो गई तो कितनी भारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। तो मेरा कहना ये है और मेरा सोचना ये है कि फादर की डेथ के बारे में बिना बात करे भी आप स्टोरी अच्छी बना सकते थे और उसको रिस्पॉन्सिबल दिखा सकते थे, ये मेरा मतलब है। He has taken 2 jobs. From 9 to 5 he was teaching maths in a private high school, and in the evening he took a job of hotel cum bar manager. अब आई डोंट नो अबाउट योर PIQ, कि आपकी PIQ से आप इसको मैच करने की कोशिश कर रहे हो या क्या कर रहे हो, या आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है। अगर आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है और आप इस तरीके का काम कर रहे हो, तभी भी आप ऐसी नेगेटिव पिक्चर में अपने के साथ, अपने PIQ के साथ या अपनी फैमिली कंडीशन के साथ एसोसिएट करने से बच सकते हो। क्यों, आप मैथ्स के टीचर हो और आप PCS की तैयारी कर रहे हो और यू डिड नॉट गेट एनी बेटर जॉब, कि आप शराब के अड्डे पे आप मैनेजर बन गए।
तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला आदमी थोड़ा सोच समझ के लेता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं कि बहुत कोई जो पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहा हो वो शराब की दुकान पे मैनेजर या कोई भी काम करेगा, ऐसा मैंने नहीं देखा है। He balances both jobs so well that he get ample time for his studies in the night. Also, after 1 year of hard work, he cleared state PCS and became BDO of his district, and his family feels very happy. तो आपने अचीवमेंट तो दिखा दिया उसका और उसको एसोसिएट कर दिया कि वो यहाँ पर मैनेजर है, लेकिन वो तो भाई बच के रहता है, पढ़ाई करता है। अगर उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट है या फैमिली रिक्वायरमेंट मतलब फादर की डेथ नहीं भी हुई और फैमिली रिक्वायरमेंट है, या वो फैमिली को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कंफर्ट ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहता है, ही कैन ऑलवेज टेक अप ए जॉब एंड हेल्प हिज फैमिली। दैट थॉट इज़ गुड, बट टेकिंग ए जॉब एट ए दारू का अड्डा, ये हीरो की पर्सनैलिटी से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि देखो, इसमें आप क्लियरली देखो कि एक बंदा काउंटर के पीछे खड़ा है और वो बॉटल पकड़ा रहा है, एक कस्टमर है, दो लोग तो वहाँ बिजी हो गए, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। एक अकेला बंदा पीछे की साइड में टेबल पर खड़ा हुआ, बॉटल रखी है और ग्लास में लिकर है, तो वो पी रहा है, तो वो भी हमारा हीरो नहीं हो सकता। जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, वो हमारा हीरो नहीं हो सकता, और जो पी रहा है वो भी हमारा हीरो नहीं हो सकता। अब दो लोग और बचे, जिसमें एक थोड़ा सा आदमी 25-30 साल का लग रहा है और एक लड़का 12-14-15 साल का लग रहा है। जो 14-15 साल का लड़का है वो काउंटर के पीछे खड़ा है और स्नैक्स बेच रहा है, कुछ पकौड़ा शकौड़ा जैसे वहाँ पर एक दुकान होती है। तो दारू की दुकान किसी और की है, मोस्टली ऐसा ही होता है, और उसके साथ में पकौड़े वाले, अंडे वाले, स्नैक्स वाले ये भी अपना एक वहाँ पर ठेला लगा लेते हैं या अपनी टेबल लगा लेते हैं। नॉट नेसेसरी दैट दे आर एसोसिएटेड विद द सेलिंग ऑफ लिकर। तो अब इन दोनों में से कोई हीरो चुन लो। इसमें से हीरो चुन लोगे तो थोड़ा सा आप उस लिकर के काम से थोड़ा सा बच के आ रहे हो। तो अब आप या तो जो एल्डरली है 25-30 साल का है उसको हीरो चुन लो, और या लड़के को हीरो चुन लो। तो जिसमें से आपको लगता है फिर उसके ऊपर आप स्टोरी बनाओ, और जो नेगेटिविटीज़ आपने डाली हैं मेरी निगाह में वो डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना वो डाले भी आप बना सकते हो। लड़का को हीरो ले लो तो आप बोलो कि ही इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, वाई टू किल हिज फादर। और जो यंग मैन है ही इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, या उसने आया और इस लड़के को देखा कि ये क्या कर रहा है और ये तो पढ़ने वाला अच्छा लड़का था, ये यहाँ पर ये क्यों काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद में उसने जैसे भी उसकी हेल्प करी वो फिर आप स्टोरी बना सकते हो। तो विदाउट एसोसिएटिंग आवर हीरो विद द सेल ऑफ लिकर, सेविंग हिम फ्रॉम देयर, एंड विदाउट किलिंग हिज फादर, वी कैन मेक ए गुड स्टोरी। Pratyush Mohanty, sir, I also have a doubt regarding the answer. When IU asked, do you have any regrets in life? My answer was no regrets, sir. No regrets. Sir, is this the right answer that I have given to IU? Also, sir, yes, I do have failures in past which I have overcome by availing opportunities in present. Very good. So, will this justification be sufficient for IU to get convinced? Kindly clear my doubt, sir. So प्रत्युष देखो, आपने बोला आई हैव नो रिग्रेट्स, दैट्स ए सफिशिएंटली एक्सेप्टेबल आंसर अनलेस द आईओ प्रेसेस यू कि नो इट कांट बी, एवरीवन हैज गॉट सम रिग्रेट्स इन लाइफ, यू सी आई हैव गॉट दीज रिग्रेट्स। वो अपना भी एग्जांपल दे के आपको कन्विंस करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो पूछेंगे डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू सेड नो नो मेरे तो गर्लफ्रेंड थी। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल या कन्विंस करने के लिए, सो दैट यू ऑल्सो ओपन अप एंड यू टेल अबाउट द हिडन पार्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पूछा है कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, योर आंसर कैन बी येस, यू कैन आंसर कैन बी नो, उसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। आपने कहा माई आंसर इज नो, नो रिग्रेट्स, दैट इज़ वेरी गुड। आगे आपने बोला है ये यहाँ मुझसे कमिट कर रहे हो आप,
आप ये बात आईओ से भी कमिट कर सकते हो कि सर एज सच आई हैव नो रिग्रेट्स, बट सर्टेन थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम माई फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, लेसन्स आई हैव लर्नड एंड आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दैट. So, if that is the regret, you can say that I regret that I could not get 99% in maths, or I could not clear SSB, or I could not clear JEE and get into IIT. तो जो गोल अचीव करने से आप थोड़ा सा रह गए, that can be your regret also, and that can be your motivation for hard work in future. कि जो गलती हो गई, जो इमेच्योरिटी थी या जो भी रीज़न था, आप नहीं परफॉर्म कर पाए, तो यू हैव लर्न योर लेसन्स एंड दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दैट यू आर डूइंग दैट. सो आई डोंट सी एनीथिंग मोर टू एक्सप्लेन इन दिस. व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट. आई एम सेटिस्फाइड. अशोक बेहरा, good morning sir, though a mere thank you isn't enough to appreciate your efforts, all that your viewers can do is they can pay their gratitude from their hearts and pray God for your good health and a long and happy life. Thank you Abhishek, thank you so much. Next question is, sir, I saw the question that you answered regarding SD. I always try to just genuinely write what I feel and repeat several things in the column. Like parents, teacher, friends all know that I am a helpful boy. I don't need any supervision to do a work. I always keep calm and also write I am helpful, and in future I aspire to run a free school and the animal rehabilitation center. So is repeating the same thing while there are also some points unique to each column like this bad, or should I just write the thing without worrying about what the psych thinks as I am doing at present? Secondly, yes sir, if you can share your AFSB experience, that will be helpful for all the aspirants. We will definitely get to learn something. Thank you very much sir. अभिषेक, मैंने अपना SSB एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर दिया है. दिस इज वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. अब आपके क्वेश्चन पे आ जाएं. देखो, मेरा कहने का मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन में ये है कि एक ही पॉइंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक यू आर मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन ए बेटर वे. आपने कहा माई टीचर से आई एम हेल्पफुल, माई पेरेंट्स ऑल्सो से आई एम हेल्पफुल, माई फ्रेंड्स ऑल्सो से आई एम हेल्पफुल, एंड आई ऑल्सो नो दैट आई एम हेल्पफुल. तो यहाँ 4 चीज़ें बता सकते थे आप अपने बारे में, अगर कोई है बताने को. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग द सेम थिंग. और दूसरा जो एंगल होता है, दोस्त दूसरे एंगल से देखेंगे, टीचर दूसरे एंगल से देखेंगे, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो अगर वही बात आप रिपीट कर रहे हो. और रिपीट करने में, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, और साइक को ये समझ आता है कि ही इज़ नथिंग एल्स, तो ही इज़ ओनली बीटिंग हिज ओन ड्रम कि जी मैं तो बहुत हेल्पफुल हूँ और सभी लोग हेल्पफुल हैं कहते हैं. इतना मेरा मतलब है. अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट करो, और अगर और बातें हैं आपके पास बताने के लिए तो वाई डोंट यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. और फिर आप जो ये कह रहे हो उससे मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करूँगा. और आई शुड जस्ट राइट द थिंग्स विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट द साइक थिंग्स एज आई एम डूइंग एट प्रेजेंट. साइक के लिए तो लिख रहे हो आप. अगर विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट साइक थिंग्स, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थॉट. आप साइक को ही तो बता रहे हो ना कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में. देखो, ये जो हैं, इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ लो कि ये आपके प्राइमरी असेसर्स हैं. सबसे पहले पेरेंट्स आपको असेस करते हैं और आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को वो जानते हैं. तो इसलिए उन असेसर्स की ओपिनियन लेना चाहते हैं, और फिर टीचर्स आपके कांटेक्ट में आते हैं. टीचर्स आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो टीचर्स की ओपिनियन ले रहे हैं. फ्रेंड्स, जो टीचर्स और पेरेंट्स आपकी बातें नहीं जानते, वो फ्रेंड्स जानते हैं, एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं. तो तीनों का देखने का नज़रिया अलग है. पेरेंट्स बहुत अपनेपन से और प्यार से देख रहे हैं, टीचर्स एक बॉस की तरीके से आपको देख रहे हैं, और फ्रेंड्स आपके दोस्त और कलीग्स की तरह से देख रहे हैं. तो तीनों का नज़रिया अलग है, तीनों किस एंगल से देख रहे हैं, और सबको वही बात दिखाई पड़ रही है. आपके अंदर केवल एक ही क्वालिटी है, तो आप सबके नाम पर वही लिख दो. लेकिन अगर आपको लगता है कि अलग अलग है तो अलग अलग कर दो. लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट बी अवेयर दैट व्हाट ओपिनियन साइक विल फॉर्म. और बाकी आप ये बताना
बताया कि मैं एनिमल सेंटर खोलूँगा और ये करूँगा, तो दे आर नॉट आस्किंग व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ओपिनियन पूछ रहे हैं वो, आपके फ्यूचर प्लान्स नहीं पूछ रहे, तो उसकी मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। ठाकुर सूर्यांश, सर प्लीज़ रिव्यू माई स्टोरी। देखो पिक्चर तो भेजी नहीं है, चलो फिर भी आपने मेहनत करी है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऋषभ 16 was the student of class 11th. He was good badminton player. A inter-house tournament was going to organized by his school. He started practicing badminton at home, ठीक है, with his friend. He participated in the tournament and played well. He reached to final, but यहाँ तक सब ठीक है। अब ये बट जो आपने डाला है यहाँ से थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। But when match was going on, some students of opposite house started using unfair slogans to distract him. ये कहाँ से आ गई बात? अगर पिक्चर में ऐसा दिखाया है तो ठीक है, और तभी भी वो क्या बोल रहे हैं ये तो पिक्चर में नहीं दिखाया ना। तो ये चीज़ जो आप डाल रहे हो ये आपका थॉट है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अनफेयर स्लोगन्स बोल रहे हैं, ये आपका थॉट है। पिक्चर में कहीं साउंड नहीं है, कहीं ऐसा दिखाया नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ बोल भी रहे हैं और अगर वो हैं भी, और अगर नहीं और आपने इंपोर्ट करा है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसने कैसे एडवर्सिटी को फेस करा, तो दिस इज़ नॉट गुड। इम्पोर्टिंग ऑफ नेगेटिविटी इज़ नॉट एट ऑल गुड। अगर वहाँ दिखाया भी है कि कुछ लोग स्लोगन्स वाले मूड में हैं, बहुत सारे लड़के, तभी भी आप ये कह सकते हो दे वर चीयरिंग देयर ओन टीम। जरूरी है कि वो आपके अगेंस्ट ही स्लोगन बोल रहे हो, वो अपनी टीम को चीयर कर रहे होंगे। तो ये आपका थॉट यहाँ पर अच्छा नहीं है। बाकी सारा थॉट, बाकी सारी स्टोरी अच्छी है। इतना पोर्शन आप इसमें से निकाल के इसको पॉजिटिव कर दीजिए, योर स्टोरी विल बिकम एक्सेप्टेबल। बट ही डिडंट लूज फोकस एंड डिफीटेड द ओपोनेंट विद ऑल हिज एफर्ट्स। ही रिप्रेजेंटेड हिज हाउस ऑन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज माई ओन स्टोरी। तो ओन 12th स्टोरी में आपने लिखा है ब्लैंक में, चलो तो इसमें पिक्चर कोई नहीं है, तो फिर ये थॉट आप निकाल दो। फिर तो पिक्चर जब है ही नहीं, आपकी 12th स्टोरी है। 12th स्टोरी में बाकी सब बात आपकी अच्छी है, बस ये जो आपने इंपोर्ट कर लिया करेक्टर्स, चाहे ऐसा रियल लाइफ में हुआ भी हो आपका, तो अभी भी ये बात को आप भूल जाओ और आपने अच्छा परफॉर्म करा, बस दैट्स ऑल। योर फ्रेंड्स एनकरेज्ड यू, योर टीम एनकरेज्ड यू, योर कोच एनकरेज्ड यू, एंड अदर पीपल एनकरेज देयर टीम। बाकी सब आपने सब अच्छा करा। लाडो एंड आरुष, थैंक्स सर, आई गॉट द आंसर ऑफ जीपीई का चलो आंसर आपको समझ आ गया। आपने उसके बाद एक बार और बोला कि सर मुझे समझ नहीं आया, देन आई टोल्ड यू कि मुझे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, क्या अभी क्या समझ में आने से रह गया है। बट आई एम हैप्पी कि आपने ये लिखा है कि आई गॉट द आंसर ऑफ जीपीई। Sir, really you are a true example of inspiration for those aspirants who are having dream to join academy. Thank you, Arush. Thank you so much. Sir, I have two questions for you. Who is your role model and why? My role model or this question the IEO asked? Clarity लाया करो अपने statements में आप. Although I have understood that this is the question from the IEO. And how do you face rejection and start preparing again? तो आरुष देखो, who is your role model and why? रोल मॉडल नॉर्मली आउटसाइड फैमिली पूछते हैं, आपने वो लिखा नहीं है, लेकिन विद इन द फैमिली तो सबके फादर मदर सिस्टर रोल मॉडल हो जाते हैं। आउटसाइड द फैमिली अब वो आपको चुनना है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर आपका रोल मॉडल हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी रोल मॉडल को आप उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, वो रोल मॉडल होता है। तो आपका एसोसिएशन आपके रोल मॉडल के साथ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक झलक दिखलाता है, ठीक है, एक ग्लिम्स देता है अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो जैसे उसको रोल मॉडल को हम लोग फॉलो करते हैं, और ये मैंने एक पहले शुरू की वीडियो में बताया भी था कि आप रीडिंग और रोल मॉडल ये दो चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। 2 आवर्स तो कर ही लो। तो रीडिंग खूब करो, 15, 20, 25 पेज कम से कम रोज़ पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, और रोल मॉडल अपना एक लेके चलो और उसकी लाइफ से इंस्पिरेशन लो।
कि उसने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, कैसे हिम्मत से उसने आगे बढ़ा। अभी मैं देख रहा था एक आपकी अदालत का सेशन यूट्यूब में है, गौतम अडानी का इंटरव्यू है। तो 16 साल की एज में गौतम अडानी अपना घर छोड़ के बॉम्बे आ गए थे और उन्होंने किसी उनके किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने उनको जॉब पे लगा दिया था हीरे डायमंड्स की सेलिंग पे, और 2-3 साल उन्होंने काम सीखा वहाँ। उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू करा और एक जैपनीज़ बिजनेसमैन के साथ डील करी जिसमें 10,000 रुपीज़ उन्होंने अर्न करे 1978 में। तो 1978 में 10,000 रुपीज़ तो आज के 10 लाख के बराबर तो होंगे ही, 1 साल की आपकी सैलरी के बराबर होंगे जो एयरफोर्स ऑफिसर की सैलरी है। ठीक है, तो 10-12 लाख आज के टाइम के होंगे। तो इतना उन्होंने कमाया। तो अब बहुत सारे जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं उनका रोल मॉडल गौतम अडानी हो सकते हैं, उनका रोल मॉडल मुकेश अंबानी हो सकते हैं। तो अगर मुकेश अंबानी या गौतम अडानी आपके रोल मॉडल हैं तो फिर ये मालूम पड़ता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा बिजनेस की तरफ आपका मन ज़्यादा है। और अगर जैसे लड़कियों के लिए बोलते हैं झांसी की रानी निर्मलजीत सिंह सेखो, ही इज़ अ फ्लायर हु गिव अप हिज लाइफ फॉर द कंट्री, या और कोई परमवीर चक्र विजेता है, तो इस तरीके के रोल मॉडल आपके हैं तो ये थोड़ा सा इम्प्रेशन जाता है कि या कोई फील्ड मार्शल है। ठीक है, अब कोई पॉलिटिकल लीडर आपका रोल मॉडल, आज के ज़माने के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका इंक्लिनेशन थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ लगने लगेगा। तो रोल मॉडल चुनने का मतलब यही है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट लगता है कि अगर आप करेजियस हो और आपको लगता है कि यार मैं निर्मलजीत सिंह सेखो ने जो करा मैं भी वही करूँगा। आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल, वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम सैनिक स्कूल लखनऊ, कैप्टन मनोज पांडे, उनका जब एसएसबी का इंटरव्यू हो रहा था तो ही वॉज आस्क्ड के वाई शुड आई रिकमेंड यू और वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। तो हिज रिप्लाई वॉज, सर आई वांट टू गेट वन परमवीर चक्र फॉर माई battalion, and he did it. He got a Paramveer Chakra posthumous. तो रोल मॉडल का मतलब यही है, आप जिसको भी बनाना चाह सकते हो तो थोड़ा सा फौज से रिलेटेड अगर है तो वो थोड़ा बेटर रहता है। फिर उसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, इन एंड आउट यू शुड नो। आपका ये विक्रम बत्रा, तो आपके ऊपर है किसको आप चुनते हो। एंड वाई का रीज़न आपको बताना है। वाई, बिकॉज आई फाइंड आइडेंटिफिकेशन विद निर्मलजीत सिंह सेखो। मैं भी सर जो निर्मलजीत सिंह सेखो ने करा है मुझे लगता है बिल्कुल सही करा, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसा कर दूंगा। तो इसलिए मुझे उनसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फेस रिजेक्शन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। पहली बात तो अगर आप रिपीटर हो तो ये क्वेश्चन बनता है कि यू हैव फेस रिजेक्शन, और फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो हाउ डू यू फेस रिजेक्शन? यू एक्सेप्ट इट, यू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, गुड और बैड एज इट इज, एंड यू इंट्रोस्पेक्ट, लर्न योर लेसन्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन टू सक्सीड विद a determination to succeed. तो हाउ डू यू फेस रिजेक्शन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, तो ये भी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो चलो, हैव ए नाइस टाइम इन प्रिपरेशन, अच्छे से करो, मेहनत करो और कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। वैसे तो बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर ही दिए हैं आपके, और इसके बाद में आई विल टेक अप समथिंग और वैल्यू एडिशन करूंगा। आपके डाउट्स क्लियरेंस पहले ज़रूरी है, तो डाउट्स अगर छोटे मोटे आते रहते हैं पूछते रहो। उसके बाद में मैं फिर और भी आपकी इंटरव्यू हैं, साइक की हैं वीडियोस, तो जैसे जैसे होंगी मैं डालता रहूँगा, जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएगी वो भी मैं डालता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।